हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 51 मेरा ही जलवा। आज राणा मैंशन में बहुत बड़ा तूफान आया था। आज शौर्य ने अपने गुंडे जैसी निडर स्टाइल में यहाँ एंट्री मारी थी। और आप सभी को पता है जब शौर्य ऐसे करता है मतलब आज किसकी शामत आई है। शौर्य आराम से चलते हुए विश्वंभरनाथ के सामने आकर खड़ा हुआ। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, विश्वंभरनाथ राणा यही नाम है ना तेरा बुड्ढे। तूने चाल तो अच्छी चली अपने भाई को बर्बाद करने की। क्यों सही कहा ना। इतना कहकर वह रुक गया और सभी को देखते हुए आगे बोला, सभी लोगों से मैं पहले तो माफी मांगता हूं कि मेरे वजह से मोहित दादाजी के परिवार को तकलीफ हुई। लेकिन चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और हाँ, ये कहानी सुनाना जरूरी है। अगर कोई बीच में बोला तो मैं उसे। इतना कहकर शौर्य ने अपने हाथ में एक पिस्तौल रिंग से बाहर निकाली। देखने वालों को लगा कि पिस्तौल जादू से उसके हाथ में अचानक आ गई हो। उसने उसे अपने हाथ में पकड़कर सभी की ओर एक बार घुमाए फिर आगे बोला, ये कहानी है दो भाइयों की। जिनका बंटवारा होता है तो बड़ा भाई अच्छी प्रॉपर्टी खुद को रखता है और खराब प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई को से देता है। लेकिन एक दिन बड़े भाई को पता चलता है कि उसके भाई को जो उसने बंजर जमीन का टुकड़ा दिया था वह पूरा का पूरा थोरियम और यूरेनियम से भरा हुआ है। अब बड़े भाई की नीयत फिसल गई, लेकिन उसकी लालच इतनी ज्यादा थी कि वह उस टुकड़े को बिना कुछ गवाए पाना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि एक रॉयल फैमिली का बेटा जो आर्मी में है वह वापस आया है। वह आर्मी वाला बड़ा ही पागल दिमाग का था। उसने आर्मी ज्वाइन करने से पहले 3 लड़कियों को जान से मार दिया था। तो उसे कोई भी अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। तभी बड़ा भाई उनके पास एक प्रपोजल लेकर जाता है। इसके तहत वह रॉयल फैमिली उसके छोटे भाई की पोती का विवाह उस आर्मी वाले लड़के से करेगी और बदले में वो उन्हें एक प्रोजेक्ट में हिस्सा देंगे। लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि उस रॉयल फैमिली को ये मालूम नहीं था कि जिस छोटे भाई की पोती जो से अपनी बहू बनाकर लाने वाले थे वह पहले से ही किसी से एंगेजमेंट कर चुकी है। और उस आदमी के छोटे भाई ने यह बात अपने बड़े भाई से कही थी, पर उस बड़े भाई को ऐसे ही मौके की तलाश थी। उसने अपने बड़े होने का फायदा उठाया और अपने छोटे भाई को जबरदस्ती सगाई तोड़ने बोला। क्योंकि उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर रॉयल फैमिली वाले लड़की देखने आएंगे तो वे उस वक्त ऐसी सिचुएशन देखकर इसे अपने शान का मुद्दा बनाएंगे और इसका फायदा उठाकर बड़ा भाई अपने छोटे भाई की प्रॉपर्टी बिना कुछ किए हड़प लेगा। और वह रॉयल फैमिली इससे तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन उस लड़की के परिवार को छोड़ेगी नहीं। इससे उसका सांप भी मरेगा और उसकी लाठी भी नहीं टूटेगी। अब यहाँ मौजूद सभी समझदार लोगों को ये कहानी समझ आ गई होगी। तो मैं गहलोत फैमिली से फर्ज पूछना चाहूंगा, क्या आप अभी भी इसे अपनी शान की लड़ाई मानते हैं। सारी बातें समझने के बाद भानुप्रताप सिंह बोले, लड़के मैं तुम्हारी बात समझ गया और मैं ये भी समझ गया कि कैसे हमारा इस्तेमाल किया गया है। मैं इस रिश्ते से पीछे हटता हूँ। तभी राजवीर जो इतनी देर से चुप था बोला, मुझे ये लड़की पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। राजवीर ने जब आर्या की खूबसूरती को देखा तो उसका मन मचल गया था। वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था। जब शौर्य ने इस बेवकूफ की बात सुनी तो वो हंसने लगा और बोला, अरे भाई मेजर साहब, वह मेरी मंगेतर है और तुम्हें भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो अब पीछे हटिए और मुझे इस बुढ़े से निपटने दीजिए। तभी राजवीर बोला, अगर हमें कोई चीज पसंद आ जाती है तो हम उसे छीन कर लेते हैं। अगर तुम में दम है तो मुझसे मुकाबला करो और बचा लो अपनी होने वाली पत्नी को। शौर्य ने ये सुना तो वो बोला, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राघवंशियों के घर में रावण पैदा हुआ है। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए खुद को राजपूत कहते हुए। शौर्य ने उसे उसके राजपूत होने पर उंगली उठा दी और उसको रावण से जोड़ दिया। ये बात सुनकर भानुप्रताप को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके बेटे की हरकत थी तो रावण जैसी ही। उसने फिर कुछ सोचा और बोला, लड़के मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुमने मेरे बेटे को लड़ाई में हराया तो गहलोत परिवार तुम्हें फिर कभी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुम इसमें हार गए तो तुम्हें इस लड़की को मेरे बेटे के लिए छोड़ना होगा। तभी शौर्य तपाक से बोला, अरे यहाँ पर तो दुर्योधन की औलाद भी मौजूद है। बुढ़े पगला गया है क्या। ये एक इंसान है, कोई चीज नहीं जिसे दांव पर लगा दिया जाए। पर एक बात कहूंगा कि अगर मैं हार गया तो मैं ये सगाई तोड़ दूंगा, लेकिन ये बात आर्या पर निर्भर रहेगी कि वो तेरे बेटे के साथ शादी करेगी या नहीं, और उसमें कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जब शौर्य ने भानुप्रताप की बात सुनी तो उसने उसके उम्र का लिहाज करना जरूरी नहीं समझा और उसे तू तड़ाक में बोला। शौर्य की बात सुनकर भानुप्रताप के होंठ कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई।
शौर्य ने तुरंत अपने हाथ की बंदूक से 2 गोलियां विश्वंभरनाथ के घुटने में मार दी और उसके हाथ से उसकी गन गायब हो गई। गोलियां मरने के बाद शौर्य बोला, बुढ़े मैं तुझसे इस पागल से निपटने के बाद निपटूंगा, तब तक जरा इस दर्द का मजा लेना। फिर शौर्य राजवीर के सामने अपने हाथ जेब में डालकर खड़ा हो गया। राजवीर भी आगे आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, वो लड़की सिर्फ मेरी है, अगर वह मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसकी नहीं होने दूंगा। मैं आज तेरी जान लेकर रहूंगा। इतना कहकर उसने एक फाइटिंग की पोजीशन ली और अपनी चाल शौर्य की ओर चल दी। अब क्या होगा आगे? क्या शौर्य राजवीर को पिटेगा या फिर खुद उससे पिटकर आर्या को हार देगा? क्या गहलोत फैमिली निभा पाएगी अपना प्रॉमिस? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 52 शौर्य वीएस राजवीर। राणा मेंशन आज अखाड़ा बन चुका था। उनके मेन हॉल में सभी फैमिली मेंबर्स एक तरफ खड़े हुए थे। हॉल का सामान नौकरों में मिलकर दूर कर दिया था। हॉल के बीचों बीच 2 नौजवान युवक खड़े थे। एक ने अपने हाथ अपने पॉकेट में डाले थे और बड़े ही लापरवाही से खड़ा था। दूसरे ने एक फाइटिंग की पोजीशन ली थी और वह बहुत सीरियस नजर आ रहा था। राजवीर जो इतने सालों से सेना में ट्रेनिंग लेकर आया था और उसने कई जानलेवा मिशन किए थे, उसे शौर्य के सामने खड़े रहने पर एक डर महसूस हो रहा था। इसीलिए वह बहुत सीरियस होकर उसके सामने खड़ा था। जब से राजवीर ने शौर्य को चुनौती दी थी तभी से उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी जब उसे मिशन के दौरान होती थी। फिर भी इस ख्याल को उसने अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर शौर्य को ध्यान से देखने लगा। उसके हिसाब से शौर्य एक गली के गुंडे से ज्यादा नहीं था। राजवीर एक ट्रेन सोल्जर था तो शौर्य एक छोटा लड़का था। उन दोनों का मुकाबला बराबरी का कैसे हो सकता है? ये बात सोचकर राजवीर ने आगे बढ़कर शौर्य की ओर अपना हाथ चला दिया। राजवीर के मुंह में इतनी ताकत थी कि उसकी वजह से एक धमकी आवाज हुई। अगर ये किसी दीवार पर लग जाए तो दीवार पर दरारें पड़ जाए। लेकिन उसके सामने शौर्य था जो खुद युद्ध के देवता का वारिस था। उसका मुक्का उससे कनेक्ट होने से पहले ही हवा में रुक गया। जब सभी ने इसे ध्यान से देखा तो पाया शौर्य का लेफ्ट पैर राजवीर के सीने से लगा था और उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। राजवीर ने भी तुरंत एक पीछे छलांग लगाई और फिर से अपनी जगह पर आ गया। उसने इस बार फिर अपनी लड़ने की स्टाइल बदली। अब वह किसी ताइक्वांडो प्लेयर की तरह जगह पर स्टेपिंग कर रहा था। राजवीर ने इस बार एक फेक किक दिखाकर पूरे रफ्तार से दूसरी किक शौर्य के कान की तरफ मार दी। इस किक का पावर बहुत ज्यादा थी। अगर आम इंसान को लग जाए तो उसका सिर फट सकता था, लेकिन ये किक शौर्य को लगती उससे पहले ही राजवीर ने महसूस किया कि उसका जो पैर जमीन पर था वह अब नहीं है और धड़ाम की आवाज के साथ वह नीचे गिर गया। उसका इतने स्टाइल से मारा हुआ दांव उसके पटाखे की तरह फेल हो गया। राजवीर फिर से अपने जगह पर खड़ा हुआ और इस बार उसने अपना स्टेंस किसी मुई थाई के योद्धा की तरह किया। उसके बाद उसने अपने कोहनियों और घुटनों को एक दिशा में लाया और फिर तुरंत पूरी रफ्तार के साथ शौर्य पर हमला कर दिया। इस बार उसने सिर्फ एक हमले में रुकने के बारे में नहीं सोचा था। उसने अपनी कोहनी और घुटनों का इस्तेमाल करके अलग अलग दिशा से वार कर दिए। इस बार शौर्य ने अपना लेफ्ट लेग उठाया और आने वाले हमलों को उतनी ही आसानी से रोक रहा था। शौर्य ने ये सारे हमले अपने पैर से ही रोक दिए थे और वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। जब राजवीर ने देखा कि उसका एक भी दांव शौर्य को छू भी नहीं पाया तो वह हैरान हो गया। वह जिसे एक आसान फाइट समझ रहा था वो एक पर्वत की तरह लगने लगी थी। इधर गहलोत फैमिली के लोग भी बड़े टेंशन में थे। दूसरी तरफ विश्वंभरनाथ जिसके पैर में गोलियां मारी थी वह अपनी जगह पर बैठकर करहाते हुए ये देख रहा था। दूसरी ओर आर्या बड़े आराम से बैठकर अपने हाथों में टेबल पर रखे हुए काजू उठाकर खा रही थी। जब प्रताप ने अपनी बेटी की यह हरकत देखी तो वो थोड़ा सन रह गया। उसे लगा कि उसके बेटी के सिर पर कोई सदमा लगा होगा, इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रही होगी। लेकिन प्रताप ये बात नहीं जानता था जो बात आर्या को पता थी। इधर राजवीर अपने दांव बदल बदल कर शौर्य को मरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शौर्य को छू भी नहीं पा रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि वह शौर्य का ये इनविजिबल डिफेंस नहीं तोड़ सकता था। उसने फिर दिमागी दांव खेलने के बारे में सोचा और शौर्य को गुस्सा दिलाने के लिए कहा, बच्चे क्या तुम सिर्फ पॉकेट में हाथ डालकर ही मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अगर तुम मर्द हो तो अपना स्टेंस लो और मुझसे सीधे मुकाबला करो। तभी शौर्य बोला, अरे अंकल, तुम मुझे मेरे इस बिना डिफेंस के स्टैंड में भी छू नहीं पा रहे हो और तुम मुझे स्टेंस लेने के रहे हो। क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि मैं स्टेंस लूं? तभी राजवीर बोला, मैं एक सोल्जर हूं और तुम्हारा इस तरह खड़े होना सामने वाले योद्धा का अपमान है। जब शौर्य ने ये बात सुनी तो उसने एक बार राजवीर को देखा जो बहुत ही सीरियस लग रहा था।
शौर्य ने उसके वॉरियर स्पिरिट की सराहना की और उसके बाद से सहमत हो गया। शौर्य ने अपने पॉकेट से हाथ निकाला और महादेव को याद करते हुए बोला, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। इतना कहकर उसने अपनी युद्ध की मुद्रा धारण की। उसके ऐसे करते ही अचानक वहां का मौसम बदल गया। तेज आंधी तूफान चलने लगे और आसमान में ढेर सारी बिजलियां चमकने लगी। शौर्य का और एकदम से बदल गया और उसके आसपास एक लाल रोशनी चमकने लगी। शौर्य, जो इतनी देर से शांत और बेपरवाह लग रहा था, वह बदल चुका था। उसका ऑरा बहुत ही जानलेवा लग रहा था और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। सिर्फ उसके ऑरा के प्रेशर से राजवीर घुटने पे आ गया था। हॉल में मौजूद सभी लोगों की सांसें तेज हो चुकी थी। तभी उन्हें शौर्य को आवाज सुनाई दी, सोल्जर, क्या तुम अब मुझसे लड़ पाओगे? क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? जन राजवीर के कानों पर यह बात पड़ी तो उसने अपनी थक निगलकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी औकात आपसे लड़ने की नहीं है। ये तो बस मेरा वहम था जो मैं अपनी छोटी सी अचीवमेंट पर घमंड कर बैठा था। मैं हार मानता हूं, मुझे आपसे कोई मुकाबला नहीं करना है। तभी आसमान में दूर कई आकाशगंगा को पार करने के बाद एक बड़ा सा ग्रह नजर आ रहा था। ये ग्रह पूरे आकाशगंगा की साइज का था। इतने बड़े ग्रह पर एक फूलों के बगीचे के बीच एक आदमी एक बड़े से कमल पर बैठकर तपश्चर्या कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और बोला, युद्ध के देवता का वारिस चुना जा चुका है, अब वक्त आ गया है कि उसे अपना कर्तव्य बताया जाए। पता नहीं ये वारिस आने वाली जिम्मेदारी को संभाल पाएगा या नहीं। उस आदमी ने फिर एक आवाज लगाई जो सुनने में काफी कम लग रही थी, पर पूरे ग्रह पर वह आवाज गूंज उठी। उसने बस इतना कहा था, चित्रगुप्त, जल्दी मुझसे आकर मिलो। कौन था ये आदमी? ये चित्रगुप्त कौन है? इस आदमी को युद्ध के देवता की विरासत के बारे में कैसे पता चला? क्या यह आदमी कोई संकट तो लेकर शौर्य की तरफ आ रहा है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 53, देवकन्या चित्रांगदा। शौर्य के अपना स्टेंस लेते ही राजवीर ने हार मान ली थी तो शौर्य भी अपने सरल रूप में वापस आ गया था। इधर गहलोत फैमिली और राणा फैमिली के मेंबर्स को डर के मारे पसीने छूटे थे। सिर्फ आर्या इस वक्त एकदम शांत थी और अपने स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। शौर्य, जिसने अभी राजवीर को घुटने पर लाया था, उसकी तरफ देखकर बोला, देखो अंकल, मैं सैनिकों की बहुत इज्जत करता हूं, पर इस तरह कोई सैनिक अपनी ताकत को लड़की के लिए आजमाए, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहूंगा कि तुम अपना घमंड इसके बाद अपने घर पर ही छोड़कर आओ तो अच्छा होगा। इतना कहकर विश्वंभरनाथ की तरफ मुड़ा और बोला, क्यों बुढ़े, इस वक्त तेरा एक पैर कब्र में है और तू इस उम्र में भी पैसों के लिए अपने भाई को बलि का बकरा बनाने निकाला था। इसके बाद शौर्य ने अपने मोबाइल से सारी जानकारी मोहित दादाजी को ट्रांसफर कर दी। जानकारी पढ़ने के बाद मोहित दादाजी के सामने सारा मैटर क्लियर हो गया। मोहित दादाजी बोले, मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी बड़े भैया, अपने एक जमीन के टुकड़े के लिए मेरा पूरा परिवार खतरे में डाल दिया था। ये बात सुनकर विश्वंभरनाथ बोला, तो क्या हुआ, अगर तेरा परिवार तबाह भी होता तो मेरा परिवार तो था ही इस कुल का नाम चलाने के लिए, और रही बात तुम्हारे परिवार की तो गहलोत फैमिली को हल्के में मत लेना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी शौर्य भानुप्रताप को देखते हुए बोला, क्या गहलोत परिवार इस लड़ाई के हारने बाद भी अपने अपमान का बदला लेना चाहता है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बता दूं कि इस सारी मुसीबत की जड़ ये बुढ़ा था, तुम्हें इसने फंसाया था, तो बदला भी इसी से लेना। भानुप्रताप इस वक्त अपने बेटे के हार की वजह से सदमे में था और थोड़ा डरा हुआ था। हकलाते हुए बोल पड़ा, ये बात मुझे समझ में आई है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। गहलोत फैमिली अपना बदला लेने के लिए इस परिवार को कभी दोषी नहीं समझेगी। इतना कहकर वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से निकल गया। अब विश्वंभरनाथ अकेला अपाहिज बनकर मोहित दादाजी के सामने बैठा था। मोहित ने अपने नौकरों से कहकर उसे वहां से उठाकर उसके कमरे में भेज दिया। कुछ ही देर में वहां एक डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया और विश्वंभरनाथ की सर्जरी करवाकर उसके पैरों से गोलियां निकाल दी। जब उसे होश आया तो शौर्य उसके सामने खड़ा था। उसे देखते हुए शौर्य बोला, और बुढ़े, कैसा लग रहा है? क्या अब भी तुम्हें मेरी शादी से कोई तकलीफ है? वह दांत पीसते हुए शौर्य से बोला, बच्चे, तूने ये सही नहीं किया। भले ही तू कितना भी ताकतवर हो, लेकिन तू हमारे रॉयल फैमिली के आगे कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर शेर जोर से हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें महाराष्ट्र के अग्निहोत्रियों की ताकत मालूम नहीं है, इसलिए इतना उछल रहे हो। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे भाई की तरह मेरा परिवार भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, बस फर्क इतना है कि मेरे बड़े दादाजी दीनानाथ को तेरी तरह इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करते। अगर तुझे लगता है कि फिर भी मेरी ताकत तुझसे कम है तो जरा इस बात को ध्यान से देख। इतना कहकर शौर्य ने दूर खड़े रहकर टेबल और उसके ऊपर रखी चीजों को हवा में उठा दिया।
जब विश्वंभरनाथ ने ये देखा तो वह समझ गया कि उसके सामने खड़ा लड़का कोई सामान्य लड़का नहीं है, वह एक मायावी राक्षस है। फिर विश्वंभरनाथ ने शौर्य को देखकर कहा, मैं वचन देता हूं कि इसके बाद मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। बुढ़िया, ये बात अच्छे से याद रखना, दुनिया में पैसों की पावर से बड़ी पावर होती है तुम्हारे हाथों की ताकत, वो किसी को भी खत्म कर सकती है। इसीलिए ऐसी खोखली पावर पर इसके बाद कभी मत इतराना, वरना तुम्हारा अंत नजदीक होगा। अब तुम यहां से चुपचाप चले जाओ और उस जमीन का ख्याल अपने दिमाग से निकल देना, वरना मैं तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। इतना कहकर शौर्य उस कमरे से बाहर आ गया। मोहित दादाजी ने शौर्य को देखा तो वे हाथ जोड़कर उसकी माफी मांगना चाहते थे, मगर शौर्य ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और खुद उनके पैर छूकर बोला, दादाजी मुझे माफ करना, मुझे इस तरह आर्या को यहाँ से नहीं ले जाना चाहिए था। नहीं बेटा, गलती हमारी भी है, मैं भी इतनी गहरी चालों को समझ नहीं पाया और अपने भाई के प्रति जो सम्मान है उसी के वजह से मैंने ऐसा निर्णय लिया था। इस बार मैं खुद अग्निहोत्री मेंशन आके तुम्हारी फिर से आर्या के साथ सगाई करूंगा। मोहित दादाजी इमोशनल होकर बोले। तभी शौर्य ने अपना हाथ तेजी से हिलाया और बोला, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही 300 करोड़ की अंगूठी थी, अब मेरे पास दूसरी नहीं है। तो हम पहली वाली सगाई ही मानकर चलते हैं। अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। शौर्य लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर आया, उसने एक बार आर्या से बात की और वह चला गया। तभी दूसरी ओर कई प्रकाशवर्ष दूर, कई आकाशगंगा पार, उस बड़े से ग्रह पर कमल पर बैठा आदमी चित्रगुप्त का इंतजार कर रहा था। तभी एक काम ऊंचाई वाला लेकिन एक तेजस्वी आदमी वहां आ गया। उसने उस कमल पर बैठे आदमी से कहा, जी भगवान अपने हमें आमंत्रित किया, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तभी वह कमल पर बैठा आदमी बोला, युद्ध के देवता की विरासत जो पृथ्वी पर महाभारत के युद्ध के बाद ऐसे ही छोड़ दी थी, उसे किसी ने प्राप्त कर लिया है। तुम अभी के अभी किसी ऐसे दूत को वहां भेजो जिसे दानव भी देख ना पाए। चित्रगुप्त ने कुछ सोचा और बोला, ब्रह्मदेव, मेरी नजर में एक ऐसी देवकन्या है जो वहां जा सकती है। उसकी शक्तियां कुछ खास है, वह वहां पर बिना किसी के दृष्टि में आए जा सकती है। वह मेरी सबसे छोटी पुत्री है। वह इससे पहले एक बार कुछ यमदूतों के साथ धरती पर गई थी। ब्रह्मदेव जो कमल पर बैठे थे बोले, तुम इसी क्षण उसे पृथ्वी पर पुष्पक यान से भेज दो, उसके लिए मैं अनुमति देता हूं। वह अभी पृथ्वी पर जाए और इस युद्ध के देवता के वारिस को उसका नया कर्तव्य बताकर आए। अभी इस वक्त पृथ्वी पर कलियुग चल रहा है और ये पहली बार हुआ है कि ये विरासत समय से पहले किसी ने प्राप्त की है। उन्होंने फिर एक गहरी सांस ली और बोले, ये बात भी अच्छी है, क्योंकि त्रेता युग के अंत के बाद कली राक्षस पृथ्वी पर इंसान के शरीर में रहकर उनसे घिनौने काम करवा रहा है और इंसान जितना अपनी मानवता खोएगा उतने ही जल्दी पृथ्वी पर उनका साम्राज्य स्थापित होगा। अब इस नए वारिस के सहारे हम कले राक्षस पर नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। चित्रगुप्त ने हाँ में गर्दन हिलाए और उसने अपने हाथ में एक टोकन पकड़कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसमें से एक रोशनी निकली और इस ग्रह के एक कोने पर पहुंच गई। यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी साधना कर रही थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह वह लग रही थी। जैसे ही वह रोशनी उसके सामने आई तो उसे वह गुप्त संदेश मिल जाता है। वह बड़बड़ाती है, मेरे डैड भी न मुझे थोड़ा भी चिल करने नहीं देते। चलो देखती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। इतना कहकर वह तुरंत एक रोशनी में तब्दील होकर उस जाती है। कुछ ही देर में वह ब्रह्मदेव और उसके पिता चित्रगुप्त के सामने आ जाती है। इस लड़की का नाम चित्रांगदा है और वह सशारीर पृथ्वी पर जा सकती है। जो आदमी कमल पर बैठा था वह स्वयं ब्रह्मा जी थे और देवताओं का अकाउंटेंट चित्रगुप्त वहां पर मौजूद था। तभी चित्रांगदा के आने के बाद चित्रगुप्त बोला, बेटी ब्रह्मदेवा, आपको एक मुहिम के लिए पृथ्वी पर जाना होगा। उसके बाद चित्रगुप्त ने एक प्रोफाइल की तरह देखने वाला कागज चित्रांगदा के हाथ में दे दिया। उसने वह प्रोफाइल पेज ध्यान से पढ़ा और बोली, ठीक है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। वो फिर ब्रह्मदेव की तरफ देखकर बोली, ब्रह्मदेवा, मैं आपकी आज्ञा से वहां जा तो रही हूं, लेकिन मैं अपनी दोस्त को रिहा करना चाहती हूं और उसे वापस लेकर आना चाहती हूं। कृपया आप उसकी जो सजा है उसे वापस ले लीजिए। वैसे भी वहां पृथ्वी पर 1000 बीत चुके हैं। ब्रह्मदेवा ने चित्रांगदा को ध्यान से देखा और बोले, पुत्री चित्रांगदा, तुम्हारी सहेली को उस विशेष कार्य के लिए चुना गया है और ये उसकी जिम्मेदारी है। उसे उस युद्ध के देवता का साथ देना ही होगा। जब उसका कार्य समाप्त होगा वह देवलोक वापस आ सकती है। फिर ब्रह्मदेव ने कुछ याद करते हुए कहा, और एक बात याद रखना, उस सूक्ष्म आयाम में देवलोक पर पाई जाने वाली दुर्लभ से दुर्लभ चीजें हैं। तुम्हें वहां जाकर उनका उपयोग करके उस मनुष्य को जितनी शीघ्र हो सके उतने शीघ्र शक्तिशाली साधक बनाकर उसे संत अधिपति स्तर तक पहुंचाकर उसे अगले कार्य के लिए समरलोक भेज दो।
तभी ब्रह्मदेव एकदम सीरियस होकर बोले, इस कार्य में विश्वकर्मा की बनाई हुई वह कृत्रिम आत्मा तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करेगी। बस एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए उस मनुष्य को किसी भी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। अगर दानवों को उसके अस्तित्व के बारे में पता चला तो वे सशरीर पृथ्वी पे जाएंगे और तबाही मचा देंगे। चित्रांगदा ने ब्रह्मदेव की आज्ञा ली और पुष्पक यान में बैठकर पृथ्वी की ओर निकल पड़ी। अब क्या होगा आगे शौर्य की जिंदगी में? क्या चित्रांगदा के आने से क्या बढ़ जाएगी उसकी मुसीबतें? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। एपिसोड 54, नई दुकान और नया मुकाम। शौर्य जो अपने घर राणा मैंशन से जल्दबाजी में निकला था वह कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गया था। दिन ढलने का समय हो रहा था। द्वारिका के समुद्र किनारे से सूर्यास्त बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। तभी शौर्य का फोन बजने लगा। ये फोन कशिश ने किया हुआ था। कशिश ने फोन उठाते ही दूसरी ओर से एकदम सीरियस टोन में कहा, बॉस हमने एंटीक शोरूम का डिजाइन और इंटीरियर का काम खत्म कर दिया है, अब बस सामान लाकर इसे सजाने की देरी है। हमारे रजिस्ट्रेशन का काम भी हो चुका है। शौर्य ने भी सीधा जवाब दिया, ठीक है मुझे तुम शोरूम पर मिलो, मैं अभी वहां पर आता हूं। इतना कहकर शौर्य ने अपना फोन रख दिया। फिर उसने अपने दिमाग में सिस्टम को कहकर अपने खजाने से जादुई वस्तुओं को अलग किया और एंटीक वस्तुओं को अलग किया। उसने फिर एक बार सिया को देखा जो पढ़ाई कर रही थी। उसने कुछ सोचा और बोला, सिया क्या तुम मेरे साथ एक खास जगह चलना चाहोगी? सिया जो पढ़ने में बिजी थी तुरंत खास जगह की बात सुनकर उठ खड़ी हो गई और बोली, भाई क्या सच में आप मुझे ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, आप बस मुझे 2 मिनट दे दो। इतना कहकर सिया अंदर चली गई और अपने कपड़े बदल कर आ गई। इस वक्त उसने अनारकली वाला फुली एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पिंक शेड वाला ड्रेस पहना था। वह बेहद सुंदर लग रही थी। शौर्य फिर उसे अपने साथ लेकर शोरूम के लिए निकल गया। शौर्य के शोरूम की बिल्डिंग मेन मार्केट एरिया में बनी थी। जब दोनों भाई बहन वहां पहुंचे तो देखा कि कशिश दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी। शौर्य ने कशिश का इंट्रोडक्शन सिया से करवाया, फिर वह अंदर चले गए। शोरूम के अंदर दीवार पर सामान रखने के लिए कांच की प्लेट एकदम खास एंगल से लगाई गई थी। कुछ कांच के बक्से बनाए गए थे। छत पर खास प्राचीन डिजाइन की कॉपी करके एक सुंदर नक्काशी की गई थी। हर जगह लाइट लगाकर रखी गई थी और एंटी थेफ्ट सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था। शौर्य ने हर चीज को ध्यान से देखा। फिर कशिश की तारीफ करते हुए कहा, वाह कशिश मैडम, आपने जैसा मैंने सोचा था वैसा ही इसे बना दिया है। इस बात पर मैं बहुत खुश हूं। थैंक यू बॉस, ये तो मेरा काम है, कशिश ने विनम्र होकर जवाब दिया। उसके बाद शौर्य ने कशिश से सीरियस होकर कहा, कशिश तुम अभी के अभी जाकर दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि मैं अब जो करने जा रहा हूं वह कोई और नहीं देख सकता, उन्होंने इसे देखा तो अनर्थ हो जाएगा। कशिश ने भी उसकी बात मानकर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही शोर हर जगह जाता था और अपना हाथ आगे करते ही उसमें से अलग अलग एंटीक निकलते थे और उस जगह पर मानो हवा से प्रकट हो रहे थे। शौर्य ने धीरे धीरे पूरा शोरूम अपने एंटीक से भर दिया। इन एंटीक में कई सारे प्राचीन गहने, हथियार, इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, खास रत्नों से बने हार, अलग अलग रंग के क्रिस्टल्स भी इसमें शामिल थे। यहाँ मौजूद हर वो चीज खास थी और उनकी कीमत करोड़ों में हो सकती थी। उसके बाद शौर्य ने सिस्टम से उन वस्तुओं की जानकारी अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर ली और उसे कशिश को कहकर प्रिंट करने कह दिया। इतनी देर से कशिश और सिया ये चमत्कार देख रहे थे, वे बहुत ज्यादा हैरान थे। वे दोनों सोच रही थी, इसके हाथ में कोई एंटीक निर्माण करने की शक्ति है जो इसके छूते ही एंटीक प्रकट हो जाते हैं। उन दोनों को इतना बड़ा शौक लगा था कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। जब उन्होंने शौर्य की आवाज सुनी तो वे दोनों होश में आ गई। कशिश ने भी वह डाटा लिया और उसे स्टो के प्रिंटर से प्रिंट करने चली गई। तभी सिया को देखते हुए बोला, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा जादूगर है, ये तो सिर्फ मामूली बात है। भविष्य में मैं तुम्हें भी ये सिखा सकता हूं, लेकिन अभी नहीं, हमें और भी नए मुकाम हासिल करने हैं। कुछ देर बाद शोरूम का दरवाजा खुला तो सड़क पर आने जाने वाले लोगों ने एंटीक से भरा हुआ शोरूम देखा तो वे हैरान हो गए। कुछ लोग अंदर आकर देखना चाहते थे मगर बाहर बोर्ड पर लिखा था, कल शोरूम की ओपनिंग है, तभी आप यहां आकर इन सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। शौर्य को तभी कुछ क्लिक हुआ और उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, क्या हम यहां पर सिक्योरिटी की अरेंजमेंट कर सकते हैं? तभी सिस्टम बोली, आपकी स्टोरेज रिंग में एक वस्तु है जो इस शोरूम की रक्षा कर सकती है, बस आपको उसे इन एंटीक सामान के बीच रख देना है और आदेश देना है। शौर्य ने फिर सिस्टम के कहे मुताबिक उस वस्तु को बाहर निकाला और देखा कि वह एक चौकोर आकार का छोटा बॉक्स था। इस बॉक्स पर खून की बूंद डालकर शौर्य ने इसे एक्टिवेट कर दिया।
तभी उसमें से एक डरावनी आकृति निकली। उसके हाथ में एक बड़ा सा नुकीला मुड़ा हुआ हथियार था और उस आकृति ने अपने आप को ढक रखा था। उसे देखकर कार्टून में बने हुए डेथ गॉड की याद आ जाती थी। शौर्य ने उसे आदेश देकर शोरूम की सुरक्षा की जिम्मेदार दे डाली। आदेश मिलते ही वह आकृति गायब हो गई। इधर कशिश ने भी इसे देखा था, पर वह सिर्फ थोड़ा डरी, मगर अब उसे इतना बड़ा झटका नहीं लगा जितना बड़ा झटका एंटीक सामने आते हुए लगा था। कल शोरूम की ओपनिंग थी तो कशिश ने अपने नए रिक्रूट्स को आज शाम को ही बुला लिया था। उनके लिए खास यूनिफॉर्म बनाए गए थे, साथ ही साथ उनका बैकग्राउंड चेक भी हुआ था। सभी स्टाफ एकदम प्रोफेशनल लग रहा था। सभी का इंट्रोडक्शन होने के बाद शौर्य ने कशिश से पूछा, इनविटेशन का क्या हुआ? कशिश ने मुस्कुराकर कहा, बॉस, मैंने सारे इनविटेशन शहर के बड़े परिवारों को भेज दिया है। वे लोग कल शाम को निश्चित समय पर आ जाएंगे। मैंने शनाया की मदद ली थी। ये सही है, अब मैं बिना सोचे यहां से जा सकता हूं, पर याद रहे यहां कोई भी होशियारी करना यानी सीधा मौत को दावत देना है। फिर अचानक सभी स्टाफ के सामने वह डरावनी आकृति अपने हथियार के साथ प्रकट हुई। शौर्य सभी को उस आकृति के बारे में बताकर वहां से निकल गया। सारे स्टाफ में डर का माहौल था, तो कशिश ने उन्हें समझाया कि वह कोई भी बुरी भावना मन में नहीं रखेंगे तो ये आपको कुछ नहीं करेगा। शोरूम का काम खत्म करके आर्या और सिया घर पहुंच गए। घर पर सभी को पता चल चुका था कि आज दिन में राणा मैंशन में क्या हुआ था और शौर्य ने उनके साथ क्या किया था। तभी राजस्थान के बॉर्डर एरिया में एक आर्मी कैंप में हड़कंप मचा हुआ था। वहां के बड़े ऑफिसर उस सील को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, पर जब उन्होंने उस बोतल के लिक्विड को ट्राई किया तो वे हैरान रह गए थी। तभी वहां के इंचार्ज मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ने पूछा, क्या हमें ये लिक्विड मिल सकता है? अगर हाँ तो मेरी मीटिंग इस इंसान के साथ तुरंत अरेंज करो, हम कल ही द्वारिका जाएंगे। अब क्या होने वाला है आगे? क्या शौर्य अपने शोरूम की ओपनिंग शांति से कर पाएगा? क्या कोई मुसीबत उसका इंतजार इस खुशी के मौके पर कर रही है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। एपिसोड 55, आर्मी का प्रपोजल। शौर्य अपने घर आकर शांति से लेट गया, तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। शौर्य ने जब दरवाजा खोला तो सामने रागिनी और दुष्यंत खड़े थे। उन्हें देखकर शौर्य ने एकदम ठंडेपन से कहा, क्या हुआ, इतनी रात को तुम दोनों मेरे पास क्यों आए हो? शौर्य की ऐसी तीखी बात उन दोनों को अच्छी नहीं लगी, पर यही बर्ताव एक समय था ये दोनों शौर्य के साथ किया करते थे। रागिनी एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हारे नाना का जन्मदिन अगले हफ्ते है। मैं सोच रही थी कि तुम मेरे साथ अपने ननिहाल चलो। जब शौर्य ने ये सुना तो उसका माथा और ज्यादा ठनक गया और वह बोला, अरे ये वही बुढ़ा है न जो तुम्हें बार बार मुझे मार डालने की सलाह दे रहा था? अरे हाँ, मुझे याद आया, उसने एक बार मुझे जहर भी दिया था ताकि मुझे तुम्हारी जिंदगी से बाहर निकाल सके। अभी तक मर नहीं क्या वो? चलो उसके जन्मदिन को ही उसका मरण दिन बना देता हूं ताकि इसके बाद वह अपने पोते की जान लेने के बारे में दोबारा न सोच पाए। जब रागिनी और दुष्यंत ने ये सुना तो दोनों को लगा कि उन्होंने गलत जगह शौर्य को छेड़ दिया है और अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। इस बार शौर्य उसने जो कहा है वो कर रहेगा। उन्हें अपने इस फैसले पर अफसोस हो रहा था। दुष्यंत मन ही मन बोला, ससुर जी तो अब गए, अब ये लड़का उसका मरण दिन जरूर मनाएगा। दोनों के मुंह से अब एक भी बात नहीं निकली तो शौर्य बोला, उस बुढ़े ने मेरे साथ ये किया था क्योंकि तुम दोनों ने उसे वैसे करने दिया था, तो एक बात याद रखना कि मैं सिर्फ दादी की वजह से तुम दोनों को देखकर अभी तक अनदेखा कर रहा हूं। तुम दोनों के चेहरे में जब भी देखता हूं तो मुझे अपने लाचारी भरे वो दिन याद आते हैं जब सारा परिवार मुझे एक कीड़े की तरह ट्रीट करता था और तुम दोनों मेरा मजाक होते हुए देखकर बहुत खुश होते थे। इसके बाद अगर मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर शौर्य ने उन दोनों के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दुष्यंत को अच्छे से पता था कि उसका बेटा कोई मामूली इंसान नहीं है। वह गोलियों को हवा में रोक सकता है और उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि वह पलक झपकते ही दुश्मन को सीधे मौत के घाट उतर सकता है। ऐसा बेटा होना गर्व की बात होती है, लेकिन उनके अपने बर्ताव के कारण आज दोनों ने वह अधिकार खो दिया था। रागिनी के आंखों से आंसू निकले तब दुष्यंत उसे देखते हुए बोला, अब तुम्हारे इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। जब वह हमारे प्यार के लिए आंसू बहा रहा था तो उस नाजुक उम्र में हम दोनों ने उसे अकेला कर दिया था। अब ऊपर से स्वयं भगवान भी आकर उसे कहेंगे कि वह हमें माफ कर दे, दो वह उस भगवान को भी गाली देकर भगा देगा। ये हमारे कर्मों के फल है और अब हमें इसे भुगतना तो होगा। इतना कहकर दुष्यंत रागिनी को लगभग वहां से खींच कर लेकर गया। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो अग्निहोत्री मैंशन में हलचल मची थी। आज सुबह सुबह उनके घर के सामने ढेर सारी आर्मी की गाड़ियां रुकी हुई थी।
जब घर के नौकरों ने ये देखा तो वह तुरंत अंदर गए और सारी बात दीनानाथ को बता दी। कुछ देर में एक आर्मी की यूनिफॉर्म पहना हुआ एक लगभग 50 साल का आदमी दीनानाथ के सामने खड़ा था। उसके पीछे राघव शेरगिल भी आया हुआ था। बाकी सैनिक गाड़ियों के पास रुके थे। उस 50 साल के आर्मी ऑफिसर ने जो यूनिफॉर्म पहनी थी उसके कंधे पर एक स्टार और 2 तलवारें लगी हुई थी। उस आदमी के सीने पर कई सारे सर्विस मेडल थे। वह आर्मी का मेजर जनरल था और इस वक्त वे एक पूरे आर्मी फ्रंट के हेड थे। ये राजस्थान के मिलिट्री बेस के हेड आशुतोष पांडे थे। कारगिल की जंग हो या 1972 की जंग, दोनों में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनके नाम पर 100 से भी ज्यादा मिशन पूरा करने का रिकॉर्ड था, वो भी 100% सक्सेस के साथ। उन्हें पूरा देश जानता था और आज वह खुद शौर्य से मिलने आए थे। आशुतोष ने आते ही अपने आने का कारण दीनानाथ को बताया। तब तक घर के बाकी सदस्य भी मेन हॉल में आ चुके थे। जब उन्होंने ये सुना कि मेजर जनरल पांडे यहाँ सिर्फ शौर्य से मिलने आए हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी, खासकर दुष्यंत और रागिनी के। तभी दीनानाथ ने एक नौकर को शौर्य को नीचे बुलाने भेज दिया। तब तक मेजर जनरल पांडे और राघव सोफे पर बैठ गए। उनके बैठने का तरीका बहुत ही डिसिप्लिन था। कुछ ही देर में शौर्य नीचे आया। जब जनरल पांडे ने शौर्य को देखा तो वे हैरान रह गए। इतनी कम उम्र का लड़का ऐसी चमत्कार दवा बना सकता है जो किसी भी सैनिक की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। ये बात सोचकर ही उन्हें बहुत हैरानी हो रही थी। तभी शौर्य नीचे आया और उन्हें नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया। तभी मेजर जनरल ने एक गहरी सांस की और सीरियस होकर बोले, मिस्टर शौर्य, मैंने अपने दिए हुए लिक्विड को आर्मी लैब में टेस्ट किया और उसके रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले थे। मैं चाहता हूं कि आप हमारी आर्मी कैंप को ये दवा रेगुलर बेसिस पर सप्लाई करें। तभी शौर्य मुस्कुराकर बोला, सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूं कि आपको मेरी दवा बहुत पसंद आई, लेकिन मेरी एक समस्या है। मैंने ये दवा तो बनाई है, लेकिन मेडिकल काउंसिल से इसे मैंने प्रमाणित नहीं किया है और मेरे पास इस दवा को लीगली बनाने की कोई परमिशन नहीं है। जब मेजर जनरल पांडे ने ये सुना तो वे हंसते हुए बोले, मैं अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में बोलकर आपके दवा को प्रमाणित करवाकर आर्मी लैब के टेस्ट इसके साथ अटैच करके इसे आपके नाम पर पेटेंट करवा देता हूं। साथ ही साथ मैं आपके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी बनाकर भेज देता हूं। शौर्य की मुस्कान कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और वह बोला, आपकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया, मैं आपकी खबर का इंतजार करूंगा। तभी मेजर गौरव बोला, शौर्य, तुमने बोतल की प्राइस नहीं बताई है। आप जो भी प्राइस बताएंगे हम वो देने के लिए तैयार है। शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको हर महीने 1000 बोतल फ्री में दूंगा, लेकिन अगर अपने ज्यादा की मांग की तो उसके लिए आपको एक बोतल के 20,000 देने पड़ेंगे। ये बात सुनकर मेजर जनरल पांडे बहुत खुश हुए और बोले, शौर्य, तुम मेरे पोते के उम्र के हो। अगर तुम्हारे जैसा मेरा पोता होता तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब दादा कहलाता। मैं जिंदगी में पहली बार किसी से इतना इम्प्रेस हुआ हूं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधा मुझे बता देना। इंडियन आर्मी तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहेंगी। इतना कहकर उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शौर्य के साथ शेयर किया। शौर्य ने भी उसे खुशी के साथ स्वीकार किया। आखिर एक मेजर जनरल के साथ कॉन्टैक्ट होना कोई छोटी बात नहीं है। कुछ और बातें करने के बाद राघव और मेजर जनरल पांडे वहां से चले गए। जब वे गाड़ी में बैठकर जा रहे थे तो राघव को एक कॉल आती है। जब वह दूसरी तरफ की खबर सुनता है तो वह बहुत हैरान होता है। उसने तुरंत अपनी बगल में देखकर मेजर जनरल पांडे जी से कहा, सर, कल किसी ने राजवीर को बहुत बुरी तरह हराया है और राजवीर बेस पर आकर पागलों की तरह अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। उसे हराना इतना आसान कब से हो गया? क्या तुम्हें उस इंसान का नाम पता चला जिसने राजवीर को हराया था? पांडे जी ने राघव से पूछा। राघव थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, सर, वो लड़का कोई और नहीं शौर्य था जिसे हम अभी मिलकर आए हैं। राजवीर की माने तो शौर्य ने तो पूरी फाइट में उसे हाथ भी नहीं लगाया था, वह सिर्फ अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। लेकिन जब राजवीर ने उसे उकसाया तो उसने सिर्फ अपना एक स्टेंस लिया और अगले ही पल राजवीर अपने घुटने पर था। जब ये बात मेजर जनरल पांडे ने सुनी तो उन्हें इस बात पर बहुत हैरानी हुई। वे थोड़ी शंका जताते हुए बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के सिर्फ अपना स्टेंस चेंज करने से सामने वाला अपने घुटनों पर आ जाता है? राघव, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि राजवीर कितना टैलेंटेड है, वरना वह तुम्हारे बाद सबसे कम उम्र का मेजर नहीं बनता। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बात राजवीर ने खुद अपने मुंह से कही है। आपको भी अच्छे से पता है कि रॉयल फैमिली से होने की वजह से राजवीर की आंखें हमेशा असमान में रहती है और उसका घमंड उसके नाक पर, लेकिन आज वह अपने मुंह से इस बात को काबूल कर रहा है कि उसने शौर्य के सामने घुटने टेके थे, मतलब उसकी बात में कुछ तो दम होगा। राघव ने भी पांडे जी को तथ्य बताया।
राघव की बात सुनकर मेजर जनरल पांडे के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आई और इस मुस्कान को राघव अच्छे से समझता था। ये वो मुस्कान थी जब पांडे जी किसी को फंसाने का प्लान करते थे। अब क्या पांडे जी शौर्य के सामने कोई चुनौती रखने वाले थे? क्या शौर्य को आर्मी ज्वाइन करने के लिए पूछा जाएगा? क्या शौर्य अपनी दुकान की ओपनिंग बिना किसी परेशानी के कर पाएगा? क्या पांडे जी शौर्य की मेडिसिन की कंपनी को शुरू करने में मदद करेंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 56 शोरूम की ओपनिंग और ढेर सारा अपमान। आज अग्निहोत्री मैंशन में सन्नाटा छाया हुआ था। आज हर कोई शौक में था और होगा भी क्यों नहीं। आज शौर्य ने अपने दम पर पूरे परिवार के सामने आर्मी से बहुत बड़े बिजनेस की डील की थी। वो भी उसका प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही उसे आर्मी ने अपने लिए रिजर्व कर लिया था। राकेश जो अग्निहोत्री परिवार का बिजनेस संभालते थे वे बहुत खुश हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि शौर्य अपनी खुद की कंपनी खोलकर फिर उस दवा को मार्केट में लाएगा, उनके सारे खुशी पर पानी फिर गया। मेजर जनरल पांडे के जाते ही शौर्य जल्दी जल्दी सिया के साथ रेडी होकर कॉलेज चला गया। शौर्य ने कॉलेज में कुछ दोस्त बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं भटकता था और सिया से तो लोग बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते थे। कॉलेज में शौर्य उसकी क्रूरता के लिए और पैसों के लिए फेमस हो गया था, लेकिन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में उसे एक जीनियस की तरह देखा जाता था। शौर्य खुद को हमेशा लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करता था, पर एक बार उसका नाम हाई प्रोफाइल बन गया तो वो लो नहीं हो रहा था। शौर्य इसी वजह से कुछ दिनों से सिंपल मगर फिर भी महंगे कपड़े पहन रहा था ताकि उसे कोई ज्यादा अहमियत न दे, पर आज उसकी यही हरकत उसे बहुत बड़ा शौक देने वाली थी। दोपहर को अपने कॉलेज का काम खत्म करके शौर्य सीधे राणा मैंशन गया और वहां सभी को शोरूम की ओपनिंग का न्योता देकर आर्या को अपने साथ लेकर अपने घर आया था। उसने अपने घर पर सिया को कहकर न्योता दिया था। पहले तो घर के लोग इसमें जाना नहीं चाहते थे, मगर आज सुबह की घटना की वजह से सभी लोग ओपनिंग सेरेमनी में जाने वाले थे। शाम को शौर्य भी अपने शोरूम पहुंच गया था। इस वक्त उसने आर्या को सिया के साथ आने कह दिया था। जैसे ही उसने अपनी कार पार्क की और वह अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड ने उससे इनविटेशन कार्ड मांगा, जिसे देख शौर्य खुद दंग रह गया, क्योंकि कल रात वह अपने स्टाफ से मिला था मगर आज ये सिक्योरिटी गार्ड्स नए आए थे। शौर्य ने उन्हें मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई मैं शौर्य हूं, इस शोरूम का मालिक, क्या मुझे भी अब इनविटेशन दिखाना होगा? इस बात पर दोनों गार्ड्स ने शौर्य को ऊपर से नीचे एक बार देखा और अपमानजनक लहजे में कहा, बच्चे क्या तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हें क्या हम पागल नजर आ रहे हैं? हमारे साथ मजाक करना बंद करो और चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकल देंगे। शौर्य ने ये सुना तो उसे पॉकेट एफएम पर सुनी ही कहानी की याद आई और वह खुद को एक बार देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, भाई लोग तुम शायद नए हो तो कुछ भी बोलने से पहले यहाँ पर हो इंचार्ज होता है, उसे बुलाकर कंफर्म कर लिया करो। और एक बात और, तुम लोगों को यहाँ सिक्योरिटी के लिए रखा है तो वही करो, किसी की हैसियत जज करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी एजेंसी को कहकर तुम्हारी नौकरी छीन सकता हूँ। इस बात पर दोनों गार्ड्स मुस्कुराने लगे और शौर्य को ताना मारते हुए बोले, देख बेटे, हम सुपर सिक्योरिटी वाले हैं और हमें यहाँ पर बुलाने से पहले यहाँ के इंचार्ज ने साफ बताया था कि किसी को भी बिना इनविटेशन के अंदर मत आने देना। तो अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो यहाँ के इंचार्ज को बुलाओ और उससे बताओ, हमें नहीं। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने अपना सिर मजबूरी में खुजाया और बोला, ठीक है, वैसे भी तुमने सही कहा है कि मुझे इंचार्ज को बुलाना चाहिए और मुझे अंदर आने की परमिशन लेनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य अपना फोन निकलकर कॉल करने ही वाला था कि उससे पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे देखो इन्हें, ये तो वही नकारा शौर्य है ना? क्यों भाई, क्यों इन गरीब गार्ड्स को परेशान कर रहे हो? अपने परिवार को तो इतना परेशान करके तुम्हें चैन नहीं है क्या? जब देखो तब कहीं पर भी टपक जाते हो और खुद को एक गरीब और लाचार इंसान दिखाकर अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देते हो। ये इंसान कोई और नहीं, शौर्य का स्कूलमेट अंकुश था। उसने और अंकुश ने स्कूल की पढ़ाई एक साथ की थी। अंकुश भी एक बड़े परिवार से आता था। वह इस वक्त अपने परिवार यानी जोशी परिवार की तरफ से यहाँ आया था। शौर्य ने भी अंकुश को देखा तो अपना सिर बेबसी से हिलाया और अपने फोन से कशिश को कॉल कर दिया और उसे बाहर बुला लिया। अंकुश अभी भी चुप नहीं बैठा और आगे बोला, ये जगह तुम्हारी औकात से बाहर है, यहाँ सिर्फ अमीर लोग आ सकते हैं, तुम्हारे जैसे टुकराए हुए फटीचे नहीं। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना। तभी उसकी बात को काटते हुए एक आवाज शोरूम की अंदर से आई, वरना क्या मिस्टर जोशी, क्या ये शोरूम आपका है जो आप यहाँ पर आकर इस शोरूम के मालिक को यहाँ से चले जाने की धमकी दे? जब ये बात अंकुश और उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुनी तो उनके पैरों तले जमीन फिसल गई।
तभी शौर्य ने आगे बढ़कर उन गार्ड्स को देखा और बोला, आज से सुपर सिक्योरिटी हमारे शोरूम के बाहर नहीं दिखनी चाहिए और इन्हें इंस्ट्रक्शन देने वाले इंसान को यहाँ पर बुलाओ। कशिश समझ चुकी थी कि अब शौर्य का मत ठनक गया है। उसने तुरंत मैनेजर को वहां पर बुलाया। मैनेजर ने जब शौर्य को गेट पर देखा तो वो पहले कुछ समझ नहीं पाया, पर आगे शौर्य ने जो कहा उससे उसे सारी बात पता चली। तो मैनेजर साहब ने आज इन गार्ड्स को आदेश दिया था कि वो किसी को भी बिना इनविटेशन अंदर आने नहीं देंगे, और उन्होंने ये बात बड़े ध्यान से की, मगर मैनेजर साहब ने इन्हें मालिक के आने पर क्या करना है ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे, और इस तरह से हमारे मैनेजर ने अपने पहले दिन इतनी बड़ी गलती कर दी। तो आज मैनेजर साहब इन गार्ड्स की जगह खड़े रहेंगे और हर गेस्ट का स्वागत करेंगे, और अगले 1 महीने तक ये एक सेल्समैन का काम करेंगे। जब मैनेजर ने ये सुना तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसे लग रहा था आज उसकी बहुत तारीफ होगी, पर उसकी लापरवाही के वजह से आज उसे मुंह की खानी पड़ी। शौर्य ने फिर उन गार्ड्स को देखा और सीरियस होकर कहा, तुम दोनों अब जा सकते हो, अब इंचार्ज यहाँ पर आ गए हैं और आपको अभी इसी वक्त अपने एजेंसी जाने का ऑर्डर दिया जाता है। इतना कहकर शौर्य अंकुश को देखकर बोला, अबे छछूंदर, तू कौन सी दुनिया में रहता है? तुझे अगर मेरे बारे में कुछ पता नहीं तो पहले पता कर लिया कर। अब एक काम कर, तू यहीं से वापस चला जा और तेरे उस टकले बाप को बोल देना कि आज के बाद जोशी फैमिली मेरे बिजनेस से ब्लैकलिस्ट की जाती है। इतना कहकर हैरान अंकुश को वहीं पर छोड़कर चला गया। शौर्य का ये पहला बिजनेस था तो उसने अपने सबसे प्रिय इंसान का नाम शोरूम को दिया था। वो था गीतांजलि एंटीक्स। शौर्य अंदर आया और अपने कपड़ों को देखा और अपनी आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो उसके शरीर पर एक बहुत महंगा दिखने वाला एक बिजनेस सूट था। फिर उसे याद आया कि आज माया को भी ऐसे मौके पर यहाँ होना चाहिए, तो उसने माया को डायमेंशन से बाहर बुलाया और सारी सिचुएशन शॉर्ट में समझाए। फिर वह माया के साथ रूम से बाहर निकला और खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वहां पर धीरे धीरे मेहमान आने लगे। वैसे तो शौर्य के बारे में सभी परिवारों को पता था, सिर्फ कुछ अंकुश जैसे अक्ल के अंधे लोग ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर शर्मा भी वहां पहुंच गए थे। आज उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। शौर्य ने भी उनके साथ अपनी कंपनी की ओर से एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और उनके जैसे जानकार की बात एंटीक मार्केट कोई नहीं टाल सकता था। शौर्य ने प्रोफेसर का स्वागत गर्मदिली के साथ किया और फिर उन्हें शोरूम में ले गया। उसने उन्हें वहां पर रखा सारा कलेक्शन दिखाया। तभी अचानक शोरूम में शोर मच गया और सभी की नजरें दरवाजे पर आई हुई एक खूबसूरत औरत पर टिकी हुई थी। ये शनाया थी जो आज के प्रोग्राम की होस्टिंग करने वाली थी। जब शनाया ने सबके साथ हाय हेलो किया और शौर्य की तरफ जाने लगी, तभी उसकी नज़र माया पर पड़ी और वह एकदम लड़खड़ाई, क्योंकि जो उसके सामने खड़ी थी वह एक अप्सरा थी जिसकी खूबसूरती के आगे देवता भी पागल हो जाते हैं। तो शनाया किस खेत की मूली थी। इधर भीड़ ने भी शनाया के नज़रों का पीछा किया और माया को देखा। असल में माया उस रूम से बाहर आने के बाद खुद की चाम को कम करके एक कोने में खड़ी थी, लेकिन शौर्य घूमते हुए उसके पास आ पहुंचा था और उसकी वजह से वह शनाया की नज़रों में आ गई। जब सबकी नजरें उस पर पड़ी तो भीड़ ने अपने होश खो दिए थे। हर कोई माया को अलग अलग नजरों से देख रहा था। कुछ दिल फेक आशिक उसकी तरफ जाने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि शौर्य ने माया की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी यह हरकत उन मेहमानों को मानो बता रही थी कि ये उसकी अमानत है, उसके बारे में सोचना भी मत। कुछ देर बाद अग्निहोत्री परिवार और राणा परिवार के लोग वहां पर आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि अग्निहोत्री परिवार को एक गेस्ट की तरह इनवाइट किया है तो लोग खुसफुसाने लगे। इन लोगों में सिया और आर्या भी शामिल थे। वे दोनों आते ही शौर्य को चिपक गई, मानो वो दोनों उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पर किसी ने भी शौर्य को पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लगभग हर कोई जानता था कि शौर्य जैसा सीधा दिखता है वैसा है नहीं। तभी स्टेज पर शनाया पहुंची और सभी को देखकर बोली, हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का शौर्य और उसके एंटीक कंपनी गीतांजलि एंटीक की तरफ से स्वागत है। इस समारोह के चलते मिस्टर शौर्य आज अपने शोरूम से 3 चीजों को बेचेंगे और खास बात यह है कि ये तीनों चीजें महाभारत काल से जुड़ी है। अब उस काल का अनुमान लगाना आसान नहीं है, पर फिर भी वह 5000 साल से भी पुरानी है। आप सभी के सामने पेश है पहला एंटीक। ये एक खास किस्म का प्याला है जिसे पंचधातुओं से बनाया गया है और इस प्याले से किसी भी चीज को पीने से उस चीज का स्वाद बदल जाता है। इसे खुद प्रोफेसर शर्मा ने जांचा है, तो आप इसे खरीदने के लिए बोली लगा सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 10 लाख है। हर बोली 1 लाख से कम नहीं हो सकती। तो आप लोग वेट किसका कर रहे हैं, फटाफट अपनी बोली लगाना शुरू करो। इतना कहकर शनाया ने बिडिंग की शुरुआत की। एक से बढ़कर एक बोलियां लगी और आखिर में उसे एक परिवार ने 65 लाख में खरीद लिया। कुछ समय बाद दूसरा आइटम जो एक प्राचीन कलश था वह भी 80 लाख रुपयों में बेचा गया।
जब आखिरी सामान स्टेज पर लाया गया तो सभी हैरान रह गए। ये एक विशेष तलवार थी। उसका रंग गहरा हरा था। उसकी कीमत शुरुआत में ही 1 करोड़ रखी गई थी। लेकिन हर कोई जानता था उस तलवार की असली कीमत क्या हो सकती है। भले ही वह तलवार बहुत प्राचीन थी, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही नई थी। इसकी बनावट आंखों को लुभा रही थी। तभी शनाया स्टेज पर खड़े होकर आगे बोली, ये तलवार बहुत खास है, क्योंकि इसकी खूबसूरती एक लड़की की तरह है जिस पर से किसकी आंखें नहीं हटती, पर जब ये चलती है तो उस लड़की की तरह काटती भी उतना ही खतरनाक है। इसीलिए इस तलवार का नाम परम सुंदरी है। तलवार का इंट्रोडक्शन सुनते ही सभी खरीदार मानो पागल हो गए हो और अपनी बोली को बढ़ाने लगे। कीमत बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ के पार गई, लेकिन अभी भी बोलियां रुक नहीं रही थी। इस तलवार के लिए आखिरी बोली 18 करोड़ रुपयों की लगी और उसे रायजादा परिवार ने खरीद लिया। तभी स्टेज से शनाया ने अपनी मादक आवाज में कहा, सभी मेहमानों को बता दिया जाता है कि हमारे शोरूम का ऑक्शन हर महीने किया जाएगा और बाकी जो चीजें आपको शोरूम में दिख रही है उन्हें आप कभी भी खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको बोली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी अपनी कोई चीज बेचना चाहते हैं तो गीतांजलि एंटीक के ऑक्शन हाउस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि मैं इस ऑक्शन हाउस को अब मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं, मुझे आप सभी के कॉल का इंतजार रहेगा। इतना कहकर शनाया इठलाते हुए स्टेज से नीचे उतर गई। तभी शौर्य, जो उसे इतनी देर से देख रहा था, वह बड़बड़ाया, ये भी किसी तलवार से कम नहीं है, अगर चाहे तो किसी को भी बिना घाव दिए काट सकती है। तभी आर्या उसके कमर पर चोटी काटते हुए बोली, क्यों साहब का दिल भी मचल गया उसे देखकर। शौर्य ने लाचारी से गर्दन हिलाए और बोला, तुम्हारे और माया के होते ये दिल नहीं मचला तो इसे देखकर क्यों मचलेगा। आर्या ने ये बात सुनी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, मगर माया के एक्सप्रेशन नहीं बदले। उसे तो पहले ही पता था उसकी खूबसूरती के बारे में, तो वह भला क्यों शर्माए। ओपनिंग सेरेमनी खत्म हुई थी और शोरूम में एक स्पेशल जगह पर एक पूजा घर बनाया गया था। यह आइडिया कशिश और सिया का था। उस पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी। अब कैजुअल ओपनिंग के बाद धार्मिक विधियों को भी पंडित जी द्वारा पूरा किया जा रहा था। कुछ देर में शौर्य को उस स्थान पर बुलाया था। पंडित जी ने शौर्य को अपने माता पिता का नाम बताने बोला, पर उसने खुद को अनाथ बताकर अपनी दादी का नाम बताया और उसका ही गोत्र बताया। ये सारी बातें दुष्यंत और रागिनी ने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी थी। इस वक्त मानो उनके दिल पर छुरियां चल रही थी, पर वे दोनों अब समझ चुके थे कि वे दोनों शौर्य के लिए मर चुके हैं। सभी विधियां खत्म करने के बाद शौर्य वहां से बाहर आ गया और माया, आर्या, कशिश और सिया इनके साथ अपनी थार में बैठकर अपने विला पहुंच गया। विला में आज शौर्य सभी को एक खास ट्रीट देने वाला था। उसने वहां पहुंचते ही अपने रिंग से कई सारे इंग्रेडिएंट्स निकाले और उन्हें लेकर खाना बनाने चल गया। आज उसने भोजन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके बनाया था। उसने भोजन में डायमेंशन में मिलने वाले कई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया था। जब खाना टेबल पर लगाया गया और सभी लड़कियों ने उसे चखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शौर्य का फोन बजा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। ऐसा क्या सुना था शौर्य ने फोन पर? क्या हुआ था जिस वजह से शौर्य को इतना गुस्सा आ गया? क्या किसी ने शौर्य के करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की थी, या फिर शौर्य के किसी बेवकूफ दुश्मन ने उससे बदला लेने के लिए ऐसी चली थी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 57 गन पॉइंट पर परिवार। शौर्य और तीनों लड़कियां उसके विला में बैठकर खाने का मजा ले रहे थे। खाना खाते वक्त शौर्य का फोन बजा तो उसने उसे तुरंत बिना देखे उठा लिया। तभी दूसरी ओर से घबराती हुई एक आवाज आई, छोटे मालिक, आपको जल्दी घर आना होगा, किसी ने आपके घर के सभी लोगों को घर से जबरदस्ती किडनैप करवाया है। वे लोग बहुत सारे थे और उनके हाथों में बंदूकें थी। तभी शौर्य ने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें पता है वे लोग कौन थे और क्या चाहते थे? नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस इतना सुना था कि आपके पिता ने किसी बड़े गिरोह पर कार्यवाही करके उनके लीडर को मरवाया था। उस लीडर का बेटा आज ये सब कर रहा है। नौकर ने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसका पता लगाता हूं, तुम बस घर में रहो और ये बात किसी को पता चलने मत देना। शौर्य ने उस नौकर को समझाया और फिर अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। शौर्य ने एक बार लड़कियों को देखा और उन्हें माया के साथ डायमेंशन में भेज दिया और माया को सिया के लिए साधना की ट्रेनिंग अरेंज करने कहा। इस वक्त सिया उन लोगों के निशाने पर आ सकती थी। शौर्य इस वक्त ऐसी रिस्क नहीं ले सकता था। दूसरी तरफ शौर्य पूरे अग्निहोत्री परिवार को मरने के लिए छोड़ सकता था, पर वह ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता था।
सामने वाले ने पूरे परिवार को निशाना बनाया था। ऐसे में सामने वाला आज नहीं तो कल शौर्य के पीछे भी आ सकता था, क्योंकि भले ही वह खुद को परिवार का हिस्सा नहीं मानता था, पर सामने वाला ऐसा क्यों सोचेगा। शौर्य ने विला से बाहर गाड़ी में बैठते हुए सिस्टम से कहा, सिस्टम लगता है अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे मेरे परिवार वालों का पता बताओ और गाड़ी के नेविगेशन पैनल को उसके हिसाब से सेट कर दो। वाह होस्ट, तुम्हें सिर्फ मैं काम के वक्त याद आती हूँ और बाकी समय तुम सिर्फ अपने कामों में लगे रहते हो। मैं इतनी भी यूजलेस नहीं हूँ। अगर महारे को पता होता कि महारा होस्ट इतना टाबर है तो मैं थारे को कभी सेलेक्ट ना करती। तुमने महारा दिल दुखाया है। तभी शौर्य बोला, अरे मेरी माँ, मुझे अब उन लोगों को पहले बचाने में मदद कर, मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगा और अपनी ये ड्रामेबाजी पहले बंद करो। तभी सिस्टम बोली, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक चीज खाना चाहती हूँ, उसे आइसक्रीम कहते हैं। तुम मुझे ये प्रॉमिस करो मैं मान जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारी आइसक्रीम दूंगा, लेकिन पहले मेरा काम कर दो। तभी रक्त सम्राज्ञी जो शांत थी अपनी मदहोश करने वाली आवाज में बोली, मास्टर, जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं सिर्फ वैम्पायर की तरह सिर्फ खून पीकर जिंदा हूँ, मुझे इस बार कुछ खास चाहिए। शौर्य को इन दोनों की बातें सुनकर उसका माथा ठनक गया, फिर भी वह अपने गुस्से को काबू करते हुए बोला, मेरी जान अब तुझे क्या चाहिए। मास्टर, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बाहर घूमना चाहती हूँ और लाइफ के मजे लेना चाहती हूँ। शौर्य ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर दूंगा, पर अब मेरा काम कर दो। तभी नेविगेशन पैनल फ्लैश हुआ और देखा कि द्वारिका सिटी से बाहर जाने वाले मेन हाईवे से उसके परिवार को पास वाले एक छोटे गांव में ले जाया गया है। शौर्य ने एक्सीलेटर दबाया और पूरी रफ्तार के साथ उस ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर उसके परिवार के सारे लोग बंदी बनकर एक कमरे में बंद किए गए थे। इसमें उसके माता पिता, दोनों चाचा चाची, दादाजी और वो दोनों बेवकूफ अभी और विशाल भी शामिल थे। इन्हें जहां बंद किया गया था वह एक पुराना मकान था। इस मकान के नीचे एक अंडरग्राउंड बेस था। ये बेस एक फैक्ट्री थी जहां ड्रग्स बनाया जाता था। यहाँ कई तरह के ड्रग्स बनाने का सामान था और कुछ नशीली लोग एक कन्वेयर बेल्ट पर सफेद पाउडर जैसी चीज को प्लास्टिक के पुड़ियों में तौलकर भर रहे थे। दूसरे बेल्ट पर ढेर सारी छोटी छोटी गोलियां थी और उन्हें भी पैक किया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे कन्वेयर बेल्ट थे और उन पर अलग अलग तरह के ड्रग्स बनाए जा रहे थे। उसी फैक्ट्री में एक कोने में सोफा रखा हुआ था और वहां पर एक नशीली आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें नशे की वजह से लाल हुई थी और उसके लंबे बाल जुड़े में बंधे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर अलग अलग टैटू बने थे। उसकी लंबी और मुड़ी हुई दाढ़ी उससे और ज्यादा बदसूरत बना रही थी। उसके हाथ में एक चमचमाती हुई इटालियन मेड पिस्तौल थी और वह अपने आदमियों पर नजर रख रहा था। तभी उसके पास एक लड़का दौड़ते हुए आया और बोला, बॉस, हमने पूरे अग्निहोत्रियों को उठा लिया है पर हमें दुष्यंत के बच्चे नहीं मिले। सोफे पर बैठे आदमी ने पूरी बात सुनी और अपनी बंदूक को उस लड़के पर तान दिया और गोली चला दी। फिर वह आदमी बोला, आधा अधूरा काम करके कहते हो बॉस, काम हो गया। भाई, मुझे बदला लेने वालों से बहुत डर लगता है, इसीलिए पूरे परिवार को उठाने कहा था। अब देख, तूने 2 चूहे नहीं उठाए, अब इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। अरे ओ चाचा, जरा इसकी लाश को ठिकाने लगा देना, तब तक मैं उन अग्निहोत्रियों का स्वागत करता हूँ। ये था जुनैद का बेटा आसिफ अंसारी, जो ड्रग्स का कारोबार संभालता था। जुनैद के मरने के बाद उसे सिर्फ इतना पता चला कि उसके भाई की ऐसी हालत के पीछे अग्निहोत्री परिवार का हाथ है, तो उसने इन्हें उठा लिया। वह जब बेस से बाहर आया और उस कमरे में पहुंच जहां अग्निहोत्री परिवार था, तो उसने पाया कि यहां ज्यादातर मर्द थे, औरतें नहीं थी। फिर उसकी नजर रागिनी और चाचियों पर पड़ी और वह बोला, अग्निहोत्री परिवार की औरतें भी ज्यादा खास हैं। चलो पहले तुम लोगों के साथ कुछ मजे किए जाए, उसके बाद मैं अपने बाप के मौत का बदला बाकी लोगों को तड़प कर लूंगा। आसिफ आगे बढ़ा और उसने रागिनी को बालों से पकड़ा और बोला, तुम तो वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहिबा हो। तुम्हें अगर मैं तुम्हारे पति के सामने मैं कुछ करूंगा तो तुम्हारा ये सो कॉल्ड पति बहुत गुस्सा होगा ना, वो बहुत तड़पेगा और मुझे गालियां देगा। तुम्हें पता है इसमें मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम्हारे पति ने जो मेरे बाप के साथ किया है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारा बाप दूध का धुला कोई संत महात्मा था। और रही बात उस औरत को कुछ करने की, तो बेटा पहले देख तो ले कि तू कुछ कर पाएगा या नहीं। ये बात आसिफ के पीछे से आई थी और इस बात में बहुत ज्यादा गुस्सा था। ये आवाज किसकी थी? कौन आया है अग्निहोत्रियों को बचाने? क्या शौर्य समय पर पहुंच पाएगा? क्या आसिफ अपना बदला पूरा कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। एपिसोड 58 कत्लेआम। आज पूरा अग्निहोत्री परिवार जुनैद के बेटे आसिफ ने किडनैप करवाया था। आसिफ अपने बाप के मौत का बदला लेने के लिए अग्निहोत्री परिवार की औरतों पर हाथ डालने
वाला ही था तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी और उसका चेहरा उसका उजाले में दिख नहीं रहा था। फिर वह परछाई धीरे धीरे आगे आई, तब उसका चेहरा आसिफ को साफ नजर आया। उसकी आंखें फैल गई और बड़बड़ाया, तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? आसिफ ये बोलते वक्त बहुत हकला रहा था। उसे भी अच्छे से पता था कि उसके आदमी बाहर थे, पर ये इंसान उनके होने के बावजूद अंदर पहुंच गया था। इसका ही मतलब है उसके सारे बाहर खड़े आदमी मारे जा चुके हैं। बेटे, मैं वही हूं जिसने तेरे बाप को ऊपर पहुंचाया था। अब तुझे तेरे बाप से मिलने की इतनी जल्दी थी ये मुझे पता नहीं, वरना उसी दिन तुझे भी तेरे सुअर बाप के पास भेज देता। जब आसिफ ने ये सुना तो वो हैरान रह गया और बोला, तुम अग्निहोत्री फैमिली से हो? शौर्य मुस्कुराया और बोला, हाँ भी और नहीं भी। एक समय था अग्निहोत्री मुझे अपना नहीं मानते थे, तब मैं उनको अपनाना चाहता था। अब एक समय है कि मैं उन्हें अपनाना नहीं चाहता, पर अब वह मुझे अग्निहोत्री परिवार का हिस्सा मानते हैं। साला बहुत कंफ्यूज कर दिया है मुझे इस बात ने। खैर वो छोड़, अब मुझे बता कि तू कैसे मरना चाहेगा? वैसे जैसे तेरे बाप को मारा था, या फिर वैसे जैसे किसी लावारिश कुत्ते को मारा जाता है? आसिफ ने जब ये सुना तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने अपनी पिस्तौल निकालकर शौर्य पर तान दी और गोली चला दी। गोली चलाने के बाद आसिफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तभी जो उसने सामने देखा उसकी मुस्कान उतनी ही तेजी से गायब हो गई। उसके सामने शौर्य ने उस गोली को अपने 2 उंगलियों से पकड़ रखा था। इस बार शौर्य के मुंह पर मुस्कान आई, वह भी बेहद डरावनी वाली। इसे देखकर आसिफ सिर से लेकर पांव तक कांप गया था। उसने तुरंत अपने जेब पर हाथ मारा और उस मकान का अलार्म बज उठा। अलार्म के बजते ही एक दरवाजा खुलने की आवाज हुई और उसी के साथ कई सारे नशे में धुत आदमी दौड़कर बाहर आ गए। उनके हाथों में मशीन गन और पिस्तौलें थी। शौर्य फिर भी शांति से ये सब होते हुए बस देख रहा था। कुछ देर बाद शौर्य और उसके परिवार को गन पॉइंट पर घेर लिया गया। शौर्य फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, ये तो पूरी नशेड़ियों की टीम पाली राखी है तूने यहाँ पर। तुझे अभी भी लगता है कि ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? तभी आसिफ हंसते हुए बोला, तेरा तो नहीं, पर तेरे परिवार का क्या होगा? वो तो तेरी तरह गोली नहीं पकड़ पाएंगे। शौर्य ने अपना हाथ झटका और उसके हाथ में उसकी तलवार चमकने लगी। तलवार हाथ में आते ही शौर्य अपनी जगह से मानो टेलीपोर्ट हुआ हो और दूसरे ही पल वह वापस अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपनी तलवार को एक झटका दिया और खून का फुव्वारा पूरे रूम में उस गया। उसी के साथ दर्दनाक चीखों से पूरा कमरा भर गया। जब आसिफ ने ध्यान से देखा तो पाया कि उसके हर एक आदमी के हाथ और पैर बड़े सफाई से काटे गए थे और वे लोग दर्द में बिलख रहे थे। चिंखों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि अग्निहोत्री परिवार के लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख दिए थे। ये मंजर बहुत भयानक था। आसिफ जैसा राक्षस भी डर से कांप रहा था। वह अब खड़े रहने के लायक नहीं बचा था। वह रेंगते हुए शौर्य के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, बड़े भाई मुझे माफ कर दो, मैं पागल था जो तुमसे भिड़ गया। तुम चाहे जो मांग लो पर मुझे मत मरो। मैं तो बस बहक गया था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जिंदगी में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। इतना कहकर आसिफ फूंट फूंट कर रोने लगा। उसका रोना एकदम फनी लग रहा था। उसे देखकर शौर्य बोला, बेटे तूने एकदम से मेरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तू चाहता क्या है? तू इतना कैसे बदल गया? तू तो अग्निहोत्रियों को आज मारने वाला था। तुझे तेरे बाप के मौत का बदला लेना है तो फिर तू अब इतना क्यों डर रहा है? अरे मर्द कभी ऐसे डरते नहीं, डटकर सामना करते हैं। आसिफ, जिसके नाक से और आंखों से पानी आ रहा था, उसकी लंबी दाढ़ी भीग चुकी थी, वह सब कुछ पोंछते हुए बोला, बड़े भाई आपके सामने मैं क्या ही करूंगा, बस आप मुझे मत मरो। मैं अभी ये देश छोड़कर चला जाऊंगा और मेरा ड्रग्स का जो धंधा है उसे मैं बंद कर दूंगा। शौर्य बोला, मैं भी तुम्हें मरना नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। तूने जो कर्म किए हैं वे माफी के लायक नहीं है। तेरे इस जहर ने कई मासूम जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है, तो उसके लिए अब तुम्हें चलना चाहिए। बाय एंड टेक केयर। इतना कहकर शौर्य ने अपनी तलवार घुमा दी और उसके शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर शौर्य ने सभी परिवार वालों को देखा और कहा, आप लोग अब सुरक्षित हैं, आप बाहर जाकर रुकिए, मैं इन सभी को सही जगह पहुंचाकर आता हूं। इतना कहकर शौर्य नीचे पड़े नशेड़ियों को देखने लगा जिनके हाथ पैर कटे हुए थे। शौर्य ने फिर वहीं पड़े सारे हथियार अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिए और आसिफ की पिस्तौल को उठा लिया। फिर उसने आसिफ की जेब से उस पिस्तौल की मैगजीन उठा ली और उसे लोड कर दिया। शौर्य ने फिर एक एक करके सभी आदमियों को मौत की नींद सुला दिया। अग्निहोत्री परिवार उस मकान के बाहर आ चुका था, तभी उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी, पर दुष्यंत ने उन्हें चुप रहने कह दिया। उसे अच्छे से पता चल चुका था कि आगे क्या होने वाला है।
कुछ ही देर में शेर अंडरग्राउंड फैक्ट्री में पहुंचा और उसने वहीं पर पड़ा हुआ सिलेंडर उठा लिया और उसे हवा में फेंककर उस पर गोली चला दी। एक बड़ा धमाका हुआ और पूरा का पूरा मकान ढह गया। तभी वहां से कुछ दूरी पर दो लोग बिनॉक्यूलर लेकर इस मंजर को बारीकी से देख रहे थे। उनमें से एक बोला, ये लड़का तो जीता जगता हैवान है, इसे अगर जंग के मैदान में खुला छोड़ दिया तो सामने वाला लड़ने से पहले ही अपनी हार मान लेगा। तुमने एकदम सही कहा, चलो हमें ये बात सर को रिपोर्ट करनी चाहिए। दूसरी तरफ शौर्य ने अपने परिवार वालों को अपनी थार में एडजस्ट करके बिठा दिया। जब जगह कम पड़ी तो उसने पास ही में खड़ी एसयूवी को जबरदस्ती उसका लॉक तोड़कर स्टार्ट किया और उसे दुष्यंत को सौंप दिया। फिर दोनों गाड़ियां अग्निहोत्री मैंशन की तरफ चली गई। रागिनी इस पूरी घटना में एकदम चुप बैठी थी। घर पहुंचते ही वह अपने कमरे में चली गई और फूंट फूंट कर रोने लगी। आज शौर्य ने उसकी इज्जत बचाई थी, लेकिन उसने ये भी देखा कि जब शौर्य ने उसे बचाया तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर कोई बेटा अपनी मां के साथ ऐसा होते हुए देखता है तो उसका रिएक्शन इतना ठंडा नहीं होता। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी रह चलते हुए को बचा लिया था। आज उसे अपने आप पर गुस्सा और शर्म दोनों आ रहा था। उसने अपना पूरा जीवन गर्व और घमंड के साथ जिया था। उसके सामने आंख उठाकर बात करने की किसकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज उसे यह एहसास हुआ कि वह जिस बात पर घमंड करती थी वह चीज उसके बेटे के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ शौर्य ने सभी को घर पर सुरक्षित छोड़ दिया। अगला काम शौर्य ने दुष्यंत के ऊपर छोड़ दिया और खुद डायमेंशन में आ गया। आसिफ का बेस तबाह होते हुए एक स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। वहीं पर कुछ लोग मिलकर इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे। यहां बैठा हुआ हर आदमी पठानी पहना हुआ था। उसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने थे। हर आदमी की लंबी लंबी दाढ़ी थी। उनमें से एक आदमी बोला, खबीस का बच्चा बेमौत मर गया। अब हम हमारे आका को क्या बताएंगे? अब हमें दूसरा बेस ढूंढना पड़ेगा। हमारा मकसद हिंदुस्तान की बर्बादी है और हम गजवा-ए हिंद करके रहेंगे। लेकिन इससे पहले इस लड़के को ढूंढो और उसे उड़ा दो, वरना ये लड़का अगर सेना में आ गया तो फिर हम खत्म हो गए समझो, और हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ये लोग कौन थे जिन्होंने ये सारा वाकया स्क्रीन पर देखा था? क्या शौर्य ने किसी ऐसी ताकत से पंगा लिया है जो भारत को तबाह करना चाहते हैं? क्या शौर्य इनसे लड़ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। एपिसोड 59 बिजनेस में परेशानी। शौर्य अपने घरवालों को आसिफ के हाथों से बचाकर सही सलामत ले आया था। उसके बाद वह डायमेंशन स्पेस में आ गया था। जब वह डायमेंशन में पहुंचा तो देखा कि सिया, माया और आर्या तीनों मिलकर उस महल के अंदर सोफे पर बैठकर फल खा रही थी और गप्पे लड़ा रही थी। शौर्य ने जब ये देखा तो वह मन ही मन बड़बड़ाया, इनकी लाइफ यहाँ पर कितनी अच्छी चल रही है। वहां पूरा परिवार गन पॉइंट पर था और मैं इतनी मेहनत करके उन्हें आजाद करवा कर आया हूं और ये लोग यहाँ बैठकर फलों का आनंद ले रहे हैं। जब तीनों ने शौर्य को देखा तो उसे भी अपने पास बुला लिया। शौर्य बेमन से मुस्कुराया और उनके पास जाकर बैठ गया। बैठने के बाद शौर्य ने शॉर्ट में सिया और बाकी लोगों को बाहर हुई वारदात बताई। इसके बाद वह साधना चैम्बर की ओर जाते हुए माया से बोला, मैं आज कॉस्मिक लिक्विड को एब्जॉर्ब करने जा रहा हूं तो तुम जानती हो आगे क्या करना है। जब माया ने ये सुना तो वह बोली, स्वामी ये तो बहुत ही दुर्लभ चीज है, यहां तक कि ये देवलोक में भी जल्दी नहीं मिलती, तो आपको कैसे मिली? शौर्य मुस्कुरा कर बोला, ये एक उल्कापिंड से मुझे मिला था। अब तुम सिया को साधना सिखाने के लिए लेकर जाओ और इन दोनों को युद्धकला का अभ्यास भी करवा देना। इतना कहकर शौर्य साधना के लिए कमरे में चला गया। कमरे में आते ही शौर्य ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और सिस्टम से बोला, सिस्टम अब मैं तैयार हूं, तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। इसके बाद सिस्टम के कहने पर शौर्य ने उस कॉस्मिक लिक्विड को एक एक घूंट के अनुसार धीरे धीरे पिया। उसने इतने में 100 मिली से ज्यादा वह लिक्विड पी लिया। तभी सिस्टम ने उसे रुकने के लिए कहा। आमतौर पर एक घूंट कॉस्मिक लिक्विड किसी को भी वज्र जैसा शरीर दे सकता था, लेकिन यहाँ सिस्टम उस ऊर्जा को नियंत्रित करके शौर्य के अंदरूनी अंगों को भी मजबूत करना चाहती थी। जैसे ही वह लिक्विड शौर्य के शरीर में गया उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक हड्डी में खिंचाव महसूस हुआ। कुछ ही देर में शौर्य के सारे शरीर में दर्द उठा, उसके पूरे शरीर से बिजली का प्रवाह हो रहा था। कुछ ही देर में शौर्य के मुंह से एक जोरदार चीख निकली, लेकिन शौर्य ने अपने आप को संभाला और सिस्टम के कहे अनुसार उस ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसे पूरे शरीर में कंट्रोल तरीके से प्रवाहित किया। वह ऊर्जा जिस जिस अंग से होकर गुजर रही थी वह उस अंग को अधिक से अधिक मजबूत कर रही थी। दूसरी तरफ सिस्टम भी उस ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा रही थी। एक समय ऐसा आया कि पूरी की पूरी ऊर्जा शौर्य अपने शरीर में घुमा रहा था।
इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द और खुशी दोनों झलक रहे थी। उसका हर एक अंग वज्र से भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसके शरीर में ताकत का संचार हो गया था। इस वक्त शौर्य की साधना में कोई बदलाव नहीं आया था, पर उसकी ताकत बढ़ गई थी। जब वह उठकर खड़ा हुआ तो उसके शरीर से किसी धातु की तरह आवाज आई। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को ध्यान से नियंत्रित किया और वह बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो माया उसे देखकर हैरान थी। उसका पूरा शरीर जैसे का वैसा था, पर उसके बाल लंबे हो चुके थे। शौर्य ने माया को देखा और पूछा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर ऐसी हैरानी वाले भाव क्यों आ रहे हैं? क्या इस अप्सरा को मैं अब पसंद आ रहा हूँ? माया ने अपनी गर्दन तेजी से नमे हिलाए और बोली, नहीं स्वामी, मगर आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं। माया की बात सुनकर शौर्य ने अपने बालों को सहलाया और बोला, हाँ तुमने सही कहा, ये लंबे तो हो चुके हैं। चलो आज मुझे सैलून जाकर उन्हें सेट करना पड़ेगा। उसने फिर कुछ सोचकर माया से पूछा, वैसे माया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काफी समय से उस कमरे में बंद था? तभी माया मुस्कुराई और बोली, स्वामी हाँ ये बात सच है कि आप पिछले 3 दिनों से उस रूम में थे, और मैंने सिया को इन 3 दिनों में उसके बॉडी क्लींजिंग के साथ साधना करना और कुछ बेसिक योद्धकला के नियम भी सिखा दिए हैं। जब शौर्य ने माया की बात सुनी तो उसे याद आया कि बाहर अब दोपहर का समय हो चुका होगा, तो वह तुरंत सिया और आर्या को बुलाकर वाहन से निकल गया। इस वक्त उसने माया को आर्या के साथ उसके कंपनी भेज दिया था। आज शोरूम खुलने के बाद का पहला दिन था, तो सुबह से ही शोरूम में ग्राहकों की भीड़ थी। जब दोपहर को शौर्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके शोरूम का काम एकदम ठीक से चल रहा था, तो वह बेफिक्र होकर अंदर अपने ऑफिस में चला गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि कशिश किसी से बिजनेस डील की बात कर रही थी। कशिश ने जब शौर्य को अंदर आते देखा तो वह अपनी जगह पर खड़ी हो गई और बोली, गुड आफ्टरनून बॉस, मुझे लगा आप सुबह ही ऑफिस आ जाएंगे। इनसे मिलिए, ये है कुणाल राजपुरोहित, ये दिल्ली से यहाँ बिजनेस की बात करने आए हैं। ये बात सुनकर शौर्य चौंक कर बोला, अरे वाह, हमारे बिजनेस की खबर दिल्ली तक पहुंच गई है। तो बोलिए मिस्टर कुणाल, आप क्या कहना चाहते हैं? शौर्य अपनी बात कहते हुए उसके कशिश की बगल वाली मैन चेयर पर बैठ गया। कुणाल ने शौर्य को बड़े ही गौर से देखा और उसने शौर्य को एकदम कम आंका। उसके हिसाब से शौर्य एक कॉलेज स्टूडेंट था और अपने परिवार के दम पर उसने ये छोटा बिजनेस शुरू किया होगा। इसी पूर्वाग्रह के चलते वह शौर्य को एकदम हल्के में लेकर बोला, मिस्टर शौर्य, मैं आज एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आपके सामने आया हूँ। हमारी कंपनी द गोल्डन शाइन एंटीक आपके सारे सामान को खरीदना चाहती है और इसके बदले में आपको 200 करोड़ दे सकता हूँ। ये एक बल्क डील है, तो आप अपना दाम हमें बता सकते हैं। जब शौर्य ने ये सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई और फिर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या मिस्टर कुणाल मेरी उम्र देखकर मुझे बच्चा समझकर एक लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? आपको पता है मेरे हर एंटीक की कीमत करोड़ों में है। कुछ तो इतने महंगे हैं कि मैं तुम्हारी पूरी गोल्डन शाइन एंटीक को खरीद सकता हूँ। रही बात आपके प्रपोजल की, इसमें मुझे कोई डील तो दिख नहीं रही, बल्कि लूट ज्यादा लग रही है। क्या दिल्ली वाले हमें इतना कम आंकने लगे हैं क्या? शौर्य की बात सुनकर कुणाल थोड़ा सकपकाया और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, मिस्टर शौर्य, भले ही आपके वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्या आपकी कंपनी उसे सुरक्षित रख सकती है? मैं मानता हूं कि आपकी कंपनी इस बात के लिए इतनी मजबूत नहीं है, और वैसे भी हमारी सिक्योरिटी कंपनी सुपर सिक्योरिटी ऐसी बातों के लिए बहुत मशहूर है। तभी शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई और वह तपाक से बोला, अरे हाँ, मुझे याद आया, वह बदतमीज गार्ड्स आपके ही कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तभी सोचूं कि आप दिल्ली से यहाँ कैसे आ गए। आखिर बात तो आपके सिक्योरिटी सर्विस की शान की थी, तो आप सीधा मेरी कंपनी को खरीद कर मुझे ये बताने आए हैं कि मैंने आपके गार्ड्स को वापस भेजकर बहुत गलत किया। क्या मैंने सही कहा ना मिस्टर कुणाल? जब कुणाल ने शौर्य का सीधी बात नो बकवास वाला एटीट्यूड देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, क्या बात है, मैं तो आपको बच्चा समझकर सिर्फ सबक सिखाकर छोड़ देने वाला था, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकले। तभी शौर्य का लहजा एकदम चेंज हो गया और उसने अपने शर्ट का एक बटन खोलते हुए कुणाल को देखा और बोला, सुन बे डेढ़ पसली, ये मेरी कंपनी है और मैं अपनी कंपनी को कैसे चलाना है अच्छे से जानता हूँ। यहाँ आने से पहले तुमने अगर मेरे बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा की होती तो तू मेरे शोरूम में कदम भी रखने से पहले 100 बार सोचता। चलो कोई बात नहीं, चल तुझे मैं मेरे सिक्योरिटी की एक झलक दिखाता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने कुणाल को उसकी कॉलर से पकड़ा और उसे बाहर शोरूम में लेकर आया। उसने अपने हाथ से ताली बजाई और सारे कस्टमर को सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर जाने बोल दिया, क्योंकि वह सिक्योरिटी जांचने वाला था।
जैसे ही सारे कस्टमर बाहर गए, शौर्य ने कुणाल को देखा और बोला, तुझे देखना है कि मेरी शोरूम में कोई भी ज्यादा होशियारी क्यों नहीं कर सकता तो देख। इतना कहकर शौर्य ने ऊपर की ओर देखा और बोला, अब तू बाहर आएगा या फिर तेरा लाइफ एसेंस सप्लाई बंद कर दूं। शौर्य के इतना कहते ही एक डरावनी डेथ गॉड की आकृति कुणाल के सामने आई। उसके हाथ में हंसिए जैसा बड़ा हथियार था। जब कुणाल ने उसे देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर आ गई। उस आकृति ने कुणाल की आंखों में देखकर एक बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुझे पता है तूने जब यहाँ कदम रखा था तभी मैं तेरा सिर कलम करने वाला था, लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि तू क्या चीज है। लेकिन जब मालिक आए तो मैंने तुझे उनके फैसले पर छोड़ दिया। अगर मालिक ना होते और तूने जो सोचा था वह करने की कोशिश की होती तो अब तक तू ऊपर पहुंचकर अगले जन्म के लाइन में खड़ा होता। कुणाल, जिसने इस सुपरनेचुरल घटना को अपनी आंखों से देखा और इस हथियार को अपने गले पर रेंगते हुए महसूस किया था, वह समझ चुका था कि ऐसी खतरनाक चीज जिस शोरूम की रक्षा कर रही हो वो लोग उस जैसे इंसान को सीरियसली क्यों लेंगे। कुणाल तुरंत हाथ जोड़कर शौर्य से बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो फिर आज के बाद मेरी कंपनी या फिर हमारी कोई और कंपनी आपके बिजनेस में कभी तंग नहीं आएंगे। इतना कहकर कुणाल तेजी से दौड़कर शोरूम से बाहर निकल गया। तभी शौर्य को एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसका सिक्स्थ सेंस उसे आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा था। शौर्य ने तुरंत खुद को शांत किया और बड़बड़ाया, अब किसको मरने की चूल मची है कि साल सीधा मुझे निशाना बनाने की सोच रहा है। ये शौर्य क्या कह रहा था? अब कौन उसे टारगेट कर रहा था? क्या कोई नया बेवकूफ उसके साथ पंगा लेने आ रहा है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 60, बेगाने शादी में पुलिस वाला दीवाना। शौर्य, जिसने खतरा महसूस किया था, वह बड़े ही शांति से अपने ऑफिस से बाहर आया और उसने कशिश को सूचित किया कि आज शोरूम जल्दी बंद करके वे लोग घर चले जाए। कुछ ही देर में कशिश ने शौर्य की सूचना अनुसार शोरूम बंद कर दिया और सारे स्टाफ को घर भेज दिया। उसके बाद शेर ने उस डेथ गॉड को बाहर बुलाकर आदेश दे दिया कि अगर कोई भी इस शोरूम की तरफ बढ़ने की कोशिश करे तो सीधा उसे मार दे। इतना कहकर शौर्य भी वहां से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके गाड़ी में कुछ लगाया है। उसने फिर अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया तो पाया कि उसके गाड़ी में किसी ने बॉम्ब लगाया है। शौर्य इस बात से सन्न रह गया और मन ही मन बोला, क्या मैं इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि मेरी गाड़ी में अब बॉम्ब भी लगाए जाने लगे? क्या जमाना आ गया है? इतना कहकर शौर्य ने सिस्टम से कहकर उस बॉम्ब को निकलने का तरीका पूछा तो उस पर सिस्टम बोली, ओ भाई होस्ट, पहले अपनी आइसक्रीम की डील पूरी करो वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हें इसे निकलने में कभी तुम्हारी मदद भी करूंगी। ये बात सुनकर शौर्य बड़े ही लाचारी के साथ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें आइसक्रीम दे दूंगा, पर पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये बॉम्ब मेरे यहाँ से जाते ही फट तो नहीं जाएगा? तुम कितना डरते हो होस्ट? डोंट वरी, वो बॉम्ब तब तक नहीं फटेगा जब तक तुम उसे स्टॉप नहीं करोगे, सिस्टम ने शेर को तंज कसते हुए कहा। शौर्य ने राहत की सांस ली ही थी तभी रक्त सम्राज्ञी बोली, मास्टर, अपने मुझे भी प्रोमिस किया था। शौर्य अब इन दोनों लड़कियों के बीच फंसा हुआ था। उसने अपना हाथ हिलाते हुए रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला और बोला, मैं तुम्हें पूरा 1 घंटा देता हूं, तुम जाकर मजे कर सकती हो, पर 1 घंटे बाद मैं तुम्हें जहां हो वहां से सीधा उठा लूंगा। उस तलवार ने शौर्य की बात को सुनकर हमें गर्दा हिलाए और वह वहां से जाने लगी। तभी शौर्य ने कुछ कैश अपनी अंगूठी से निकलकर अपनी तलवार को दे दिया। उसके बाद शौर्य पास वाले सुपरमार्ट में गया और उसने वहां से सारी आइसक्रीम खरीद ली और अपने स्टोरेज रिंग में डाल दी। उसके बाद सिस्टम उसके शरीर से बाहर आए और आइसक्रीम पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ी। कुछ ही देर में सारी आइसक्रीम खत्म हो गई। उस पर शौर्य बोला, अब तो मुझे बता दो कि इस बॉम्ब को कैसे निकाला जाए। सिस्टम इस बात पर बोली, वो नीली वायर और लाल वायर को सीधे एक साथ काट दो और बॉम्ब बंद होकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है। इतना कहकर शौर्य ने अपनी उंगली पर एक छोटी रोशनी को प्रकट किया और उसे बॉम्ब की ओर भेजकर लाल और नीली वायर काट दी। वह बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका था। अब शौर्य ने राहत की सांस ली। शौर्य को उस बॉम्ब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर उसकी गाड़ी बीच सड़क पर फट जाती है तो आसपास के लोगों को भी काफी नुकसान पहुंच सकता था और शौर्य खुद की वजह से बेकसूर लोगों को मरने नहीं दे सकता था। बॉम्ब डिफ्यूज करने के बाद शौर्य अपनी उसी थार गाड़ी में बैठकर वह मेन रोड पर आ गया। कुछ देर बाद आगे बढ़ने के बाद शौर्य ने नोटिस किया कि उसका पीछा एक छोटी मारुति कार कर रही है। शौर्य ने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाई तो वह कार भी उतनी ही रफ्तार से शौर्य के साथ स्पीड को मैच करने लगी थी। यह एक स्विफ्ट कार थी। शौर्य ने जब ये देखा तो वह हैरान हो गया, आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
पहले गाड़ी में बॉम्ब लगाया गया और अब उसका पीछा किया जा रहा था। शौर्य ने कुछ सोचा और अपनी कार को सड़क के किनारे रोक दिया। गाड़ी से उतरकर उसने उस अती हुई कार की तरफ देखा। वह कार भी कुछ दूरी पर रुक गई थी। उस गाड़ी से 4 लोग उतर गए। उनके हाथों में AK-47 जैसी गन थी। उन्होंने शौर्य पर अपनी गन तान दी और बोले, लड़के तुझे तबाही मचाने का बहुत शौक है न, अब चुपचाप हमारे साथ चल वरना तुझे यहीं पर ढेर कर देंगे। शौर्य फिर भी लापरवाही से बोला, भाई ये क्या बात हुई? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो। जैसे तुम लोग किसके लोग हो? तुम्हें किसने भेजा है? तुम मुझे क्यों लेकर जाना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वगैरह वगैरह। फिर मैं सोचूंगा तुम्हारे साथ आने के बारे में। सामने वाले चारों लोग शौर्य का बेफिक्र अंदाज देखकर थोड़ा चौंक गए। फिर उनमें से एक ने कहा, तुझे सिर्फ हमारे साथ चलना है। हम तेरे साथ क्या करेंगे? हम कौन है? हम ये क्यों कर रहे हैं? तुमने क्या किया है? इन सवालों का जवाब हमारे आका देंगे। अब चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। तभी एक जोरदार ब्रेक लगने की आवाज हुई और एक स्कॉर्पियो कार उस जगह पर आकर रुक गई। उसमें से एक 25-26 साल का लड़का निकला और उसने अपनी गन उन लोगों पर तान दी और बोला, रुक जाओ, अपने अपने हाथ ऊपर कर दो वरना तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने के जुर्म में अंदर कर दिया जाएगा। ये एरिया मेरे अंडर आता है। ये लड़का एक पुलिस वाला था। उसने एक टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह ऑफ ड्यूटी होगा या फिर वह किसी इन्वेस्टिगेशन पर गया होगा। उन आदमियों में से एक ने अपनी गन उस पुलिस वाले पर मोड़ दी और बोला, ए पुलिस वाले, यहां से चुपचाप चला जा वरना तुझे भी इसके साथ यहीं दफना देंगे। ये बात सुनकर वह पुलिस वाला थोड़ा सहम गया, पर उसने कड़ी आवाज में जोर देकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? जब उस पुलिस वाले ने इतना कहा ही था तभी एक आदमी ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू किया। उसे पुलिस वाले ने फुर्ती से खुद को गाड़ी के दरवाजे के पीछे छिपा लिया। तभी शौर्य ने अपनी आसिफ से छीनी हुई वह चमकदार गन निकाली और 4 बार गोली चला दी। अचानक वहां पर सन्नाटा पसर गया। जब उस पुलिस वाले को लगा कि सब शांत हो गया है तो उसने अपने सिर बाहर निकाल कर देखा। उसके सामने 3 लाशें पड़ी थी और एक आदमी अपने हाथ को पकड़कर शौर्य को देख रहा था। शौर्य अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था जैसे वह पहले खड़ा था। पुलिस वाले को यह बात बहुत अजीब लगी। वह गाड़ी के दरवाजे के पीछे से आया और उन आदमियों के पास पहुंचकर नीचे गिरे हुए लोगों को ध्यान से देखने लगा। उन तीनों के सिर में एक छेद था। पुलिस वाले ने हैरानी से उस बगल वाले आदमी से पूछा, ये लोग कैसे मरे गए? बताओ मुझे, इन्हें किसने मारा? उस आदमी ने अपना जख्मी हाथ दूसरे हाथ से ऊपर उठाया और शौर्य की ओर उंगली से इशारा किया। अब आगे क्या करेगा शौर्य? क्या पुलिस शौर्य को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करेगी? कौन थे ये लोग शौर्य को लेने आए थे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।